आज के चैप्टर में हम अपने आसपास के पेड़ पौधों को जानेंगे, उनको जानने का प्रयास करेंगे, उनके विभिन्न भागों की बात करेंगे। तो शुरू करते हैं कक्षा 6 का 7वां पाठ, पौधों को जानिए, गेटिंग टू नो प्लांट्स। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूँगा, पौधे के भाग आप पहले भी कर चुके हैं, पार्ट्स ऑफ प्लांट आपने पहले ही क्लासेस में भी किए हैं, एक बार फिर आप देख लीजिए। नीचे से शुरू करते हैं, जड़ होती है, उसके बाद तना, पत्तियां होती है, फूल, फल होते हैं और कली होती है। अगर कोई चीज़ ना समझ आती हो, आप अपने आसपास के पौधों को देखिए, लगभग सभी चीज़ें उनके अंदर मिलेगी। हो सकता है फल ना मिले, कली ना मिले या फूल ना मिले, बाकी तीनों चीज़ें जड़, तना और पत्ते तो हर एक पौधे के अंदर होती है। तो आइए अब आगे शुरू करते हैं। अब आपका कार्य है अवलोकन का, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था साइंस जो है ऑब्जर्वेशन, क्या, क्यों, कैसे, इन सब प्रश्नों का उत्तर है। तो आप ऑब्जर्व कीजिए अपने आसपास के पेड़ पौधों को, पौधों की ऊंचाई देखिए कि आपको किस किस ऊंचाई के पौधे दिखाई दे रहे हैं, पौधों की चौड़ाई देखिए, पत्तों का रंग देखिए, फल देखिए उसके ऊपर है या नहीं, अगर फूल है तो कैसे फूल है। इन सभी बातों का अवलोकन करना है, कोई एक आधे पौधे का नहीं, बहुत सारे पौधों का। जब हम स्कूल आएंगे, अपने विद्यालय के अंदर बहुत सारे पौधे हैं, हम देखेंगे सबको, आपके आसपास भी होंगे। अभी देखिए, आप एक बार छत पर जाकर देखेंगे तो भी आप बहुत सारे पौधे देख पाएंगे। तो आपको देखना है, क्योंकि जब तक आप पौधों को नहीं देखेंगे, आपको ये जो लेसन है, इसके पीछे के जो विज्ञान है, वो आप नहीं समझ पाएंगे। तो आप कीजिए, इसके बाद एक सारणी है जो आपको भरनी होगी। आइए कुछ लिखते हैं, थोड़ा सा वर्क करते हैं। आपने जो भी पौधे देखे, उन पौधों के नाम लिखने हैं। अगर आपको नाम नहीं पता है, कोई बात नहीं, आप लिख लीजिए कि पौधा 1, पौधा 2, लेकिन आपको याद रखना है कि वो पौधा कौन सा था, क्योंकि जब आप विद्यालय आएंगे तो हम देखेंगे कि उस पौधे का क्या नाम है। उसके बाद उस पौधे की ऊंचाई, ऊंचाई आप कैसे मापेंगे? आपकी ऊंचाई से। आप देखेंगे कि वो आपसे बड़ा है, आपसे छोटा है, आपके बराबर है या आपसे बहुत ज्यादा बड़ा है। तो इस तरह लिखना है, आपसे छोटा है तो आपसे छोटा, आपके बराबर है तो मेरे बराबर, आपसे थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा लंबा, और आपसे बहुत ज्यादा लंबा है तो बहुत ज्यादा लंबा। फिर उसका तना देखना है, क्या वो हरा रंग का है? उसको थोड़ा सा मोड़ कर देखिए, क्या वो आराम से मुड़ जाता है, तो मतलब कोमल भी है। उसके बाद क्या वो मोटा है, कठोर है, ये सब बातें लिखनी है। उसके अंदर हाँ लिखना है। जैसे टमाटर है, टमाटर आपसे छोटा होता है, आपने लिख दिया मुझसे छोटा, उसका तना भी हरा है, कोमल भी है, ना तो वो मोटा है ना वो कठोर है। उसके बाद शाखाएं यानी कि टहनियां, ब्रांचेज जो हैं, वो कहाँ से निकलती है? तने के आधार से। तने का आधार होता है बिल्कुल मिट्टी के पास। क्या मिट्टी के पास से शाखाएं निकलती है या काफी ऊपर जाकर शाखाएं निकलती हैं? टहनियां जो देखनी है, फिर आपको इसमें हाँ लिखना है। उसके बाद हम लिखेंगे पौधे का प्रकार क्या है। ये प्रकार हम बाद में लिखेंगे, पहले आपको ये सारा अवलोकन, ये सारणी बना लेनी है। कम से कम 10 पौधे या पेड़ इसके अंदर होने चाहिए जो लिखे हों। उसके बाद हम देखेंगे कि वो पौधा किस प्रकार का है। आइए जानते हैं किस प्रकार के पौधे होते हैं। आइए हम क्लासिफाई करते हैं प्लांट्स को, पौधों का वर्गीकरण। पौधों का वर्गीकरण मुख्यतः 3 वर्गों में किया जाता है। शाख यानी कि हर्ब्स, झाड़ी यानी कि श्रब्स, वृक्ष यानी कि ट्रीज। शाख क्या होते हैं? छोटे होते हैं, कम शाखाएं होती हैं। उनका जो तना है वो हरा होता है, वह कोमल होता है, बिल्कुल जैसे आपने टमाटर देखा था, बिल्कुल वैसे ही। तो जो फोटो आपको यहाँ पर दिख रही है, आपको अगर पहचान नहीं आई है तो मैं आपको बताता हूँ, ये पुदीना है यानी कि मिंट। अब शाक के उदाहरण मैं आपको देता हूँ, गेहूं, चावल, टमाटर, गाजर, अदरक, इनके आप पौधे देखिए, छोटे होते हैं। हर एक पौधे की ऊंचाई आपसे छोटी है, शाखाएं कम होती हैं, तना इनका हरा होता है और कोमल होता है। इसके बाद हम आते हैं झाड़ी के ऊपर यानी कि श्रब्स। इसके अंदर क्या होता है? तने के आधार के समीप से शाखाएं निकलती है, मतलब बिल्कुल जो मिट्टी है, मिट्टी के पास जो तना है वहीं से इसकी टहनियां निकलती है, बहुत सारी टहनियां वहां से निकलती है। तना पतला होता है, बहुत ज्यादा मोटा नहीं होता है और कठोर होता है। इनका तना
कोमल नहीं होता है। अब आप देखिए कौन कौन से होते हैं। अनार, अनार का अगर आपने पेड़ देखा हो, बड़ा अजीब सा उलझा हुआ सा पेड़ होता है, बिल्कुल वैसे पेड़। नींबू, नींबू का आप देखेंगे ना, तो नींबू का जो पेड़ होता है वो बहुत छोटा होता है, ना वो इतना बड़ा होता है कि हम उसके ऊपर चढ़ पाए या ऐसा कुछ कर पाए। तुलसी, ये सब किसके अंदर आते हैं? झाड़ियों में। उसके बाद बारी आती है वृक्ष यानी कि ट्रीज की। इनके सुदृढ़ व गहरे रंग के तने होते हैं, काफी बड़ा तना होता है, तने के ऊपरी भाग से निकलती शाखाएं। जो भी बड़े पेड़ आपने देखे हैं जो आपसे बहुत बड़े हैं, वो सब पेड़ के अंदर आते हैं। दो और तरह के पौधे होते हैं जो आपने देखा होगा, जो कि शाख, झाड़ियों व पेड़ों के अंदर नहीं आते। ऐसे पौधे जिनका तना बहुत कमजोर होता है, अपने आप खड़ा नहीं हो सकता, ऐसे पौधे हैं क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, यानी कि बेल। बेल आपने देखी होगी ना, सब्जियों की बेल होती है, फूलों की बेल होती है, इन्हें लता बोलते हैं। इनको भी हम दो तरह के वर्गीकरण में बांट सकते हैं। एक होती है विसर्पी लता यानी कि क्रीपर्स। इनका जो तना है वो बहुत पतला व कमजोर होता है, किसी का सहारा नहीं ले सकता। कुछ लताएं या बेल ऐसी होती हैं जो रस्सियों के सहारे दीवारों पर अपने आप ऊपर चढ़ सकती है, लेकिन जो विसर्पी लता होती है, जो क्रीपर्स होते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं है। इसी कारण वो जमीन पर फैल जाते हैं। आपने देखा हो तरबूज, तरबूज की बेल इसी का एक उदाहरण है। खरबूजा, कुछ एक फल ऐसे हैं जिनकी बेल आपने देखी होगी, वो बेल कभी ऊपर नहीं चढ़ती। दूसरी है आरोही लता यानी कि क्लाइंबर। इनका भी तना पतला होता है, कमजोर होता है। ये अपने आप दूसरे पौधों की तरह सीधे नहीं खड़े हो सकते, लेकिन इनके अंदर खास बात है, ये किसी का सहारा लेकर ऊपर चढ़ सकते हैं। आपने घिया यानी कि कद्दू की बेल देखी होगी, तोरी की बेल देखी होगी, अंगूरों की बेल देखी होगी। ये बेल या लताएं जो है वो रस्सियों का या किसी तार का या दीवार का सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाती है। इनके आगे कुछ संरचनाएं होती है धागे जैसी मुड़ी हुई, जैसे आपको चित्र में दिखाई दे रही है, जो कि किसी तार के, रस्सी के या किसी भी पेड़ के टहनियों के चारों ओर लिपट जाती है, जो कि सहारा देती है। तो दो तरह के वर्गीकरण हमने और पढ़े, विसर्पी लता और आरोही लता। अब हम पौधों के जो भाग थे, पार्ट्स थे जो प्लांट के, उनके बारे में थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम तना यानी कि स्टेम की। तने का काम क्या है? एक काम तो आप देख चुके हैं कि पौधे को सहारा देना, पौधा तने के सहारे खड़ा होता है। दूसरा है पानी का परिवहन। पानी पौधों को कहाँ से मिलता है? जमीन से। अब जमीन से, धरती से, भूमि से पानी लेकर जाना ऊपर तक, टॉप तक, किसके सहारे जाएगा? तने के सहारे। खनिज लवणों का परिवहन, खनिज लवण भी जो पोषक तत्व होते हैं पौधे को, वो भूमि से ही मिलते हैं, जमीन से मिलते हैं। वो पानी के साथ घुलकर ऊपर जाते हैं, तो वो काम भी किसका है? तने का है। भोजन का परिवहन, पौधों में भोजन कहाँ बनता है? पत्तियों के अंदर। अब जड़ों को भी खाना चाहिए, तने को भी खाना चाहिए, तो वो कैसे आएगा? तने के अंदर से। अब जो आपके लेफ्ट में एक पिक्चर है, वो तने का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर दो तरह की नलिकाएं होती हैं, आप समझ सकते हो कि पाइप होती है एक किस्म से, जो कि ये सारे काम करती है। परिवहन मतलब एक जगह को, एक किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाना। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम नाम की जो कोशिकाएं हैं या जो उत्तक हैं, आप या समझ लीजिए कि पाइप है। ये चीजें हम अगली कक्षाओं में भी पढ़ेंगे। तो जाइलम है वो पानी का परिवहन करता है, जो फ्लोएम है वो भोजन का परिवहन करता है। तो जिस तरह से आपको दिख रहा है उसी तरह से ये तने के अंदर होती है। इसके लिए एक प्रयोग भी है, वो प्रयोग हम करेंगे जब हम विद्यालय में आएंगे। अगर आप करना चाहें तो कर जरूर देखिए। कोई छोटा सा पौधा लीजिए जिसका तना कोमल हो, टमाटर जितना हो, टमाटर के पौधे के तने जितना, इतना तना होना चाहिए। उसकी 5 या 6 पत्तों सहित छोटी सी एक डाली काट लीजिए
ब्लेड से या चाकू से काट लीजिए, ब्लेड रहने दीजिए। फिर एक कटोरी के अंदर या एक गिलास के अंदर थोड़ा सादा पानी डालिए और उसके अंदर स्याही मिला दीजिए लाल रंग की, और एक रात के लिए उस पौधे को, कटे हुए भाग को आप उस गिलास के अंदर रख दीजिए। सुबह आप देखिएगा क्या फर्क आता है। फिर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये फर्क क्यों आया। आप अपने आप भी समझ जाएंगे क्योंकि ये तने का कार्य है। चलिए आगे चलते हैं। बात आती है पत्ती यानी कि लीफ की। पत्ती आप सबने देखी होगी, स्कूल में आते जाते हुए तोड़ते भी हो, आपको मना किया जाता है फिर भी आप तोड़ते हो। चलो अभी जब आओगे तो मैं आपको तोड़ने के लिए बोलूंगा। एक एक पत्ती आप लीजिए और देखिए। जो ये हरा हरा भाग सारा आपको दिख रहा है, इसे पटल या फलक बोलते हैं पत्ती का, यानी कि लैमिना। और जो दूसरा है पर्णवृंत बोलते हैं, जो ये नीचे डंडी दिख रही है, पत्ती का वह भाग जो पत्ती को टहनी से जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, उसे हम पर्णवृंत बोलते हैं। तो आपने देखा पत्ती का स्ट्रक्चर। अभी और थोड़ा पढ़ते हैं पत्ती के बारे में। अब आपके सामने दो पत्तियां हैं, वे उनके रेखा चित्र बनाए हैं। उनके अंदर जो आपके सफेद या थोड़ी सी क्रीम कलर की जो लाइनें दिखाई दे रही हैं, उनको हमने विन्यास कहा है और उसको यहाँ पर अलग से रेखा चित्र बनाया है। अब ये जो पत्ती आपको दिखाई दे रही है, इसके अंदर जो सबसे बीच में पतली सी एक डंडी है, जो सबसे मोटी है इसके अंदर, उसे हम मध्य शिरा यानी कि मिडरिप बोलते हैं। और इससे साइड में निकलने वाली जो रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, उनको हम शिरा या वेन बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं पत्तियों के अंदर शिरा विन्यास की, लीफ वेनेशन। वेन्स और शिराएं आपने सुनी होगी, मानव शरीर के अंदर होती है, जिसके अंदर जो ब्लड है उसका संचरण होता है। बिल्कुल ऐसे ही कुछ विन्यास होता है पत्तियों के अंदर। दो तरह का विन्यास है, आपके सामने देखिए, जालिका विन्यास, समांतर शिरा विन्यास। आप कोई भी पत्ती लीजिए, आपको उसके अंदर ऐसी रेखाएं दिखेगी, कुछ मोटी सी लाइनें दिखेगी, जो कि विन्यास होती है, जो कि शिराएं होती हैं पत्तियों के अंदर। तो अब आपको ढूंढनी है दोनों तरह की पत्तियां। जालिका विन्यास वाली पत्तियां ज्यादातर पौधों में होती है, हमें कम पौधे मिलते हैं समांतर शिरा विन्यास के। कुछ पौधे मैं आपको बता देता हूं। गन्ना है, गन्ना लीजिएगा, गन्ने की पत्ती है वो आप देखिए, उसके अंदर आपको समांतर शिरा विन्यास मिलेगा। घास लीजिए, घास की जो पत्ती है आप लीजिए, उसको उसके अंदर आपको समांतर शिरा विन्यास मिलेगा। बाकी कोई भी पौधा उठाएंगे, लगभग सबके अंदर जालिका विन्यास होता है। उनकी पत्ती लीजिए, उसके अंदर देखिए, आपको जो पहले नंबर पर पिक्चर दी गई है वैसा विन्यास मिलेगा। तो आपको ढूंढना है कि कौन कौन से पौधे हैं जिनके अंदर समांतर शिरा विन्यास होता है, क्योंकि जब हम जड़ें पढ़ेंगे तो ये विन्यास हम एक बार फिर इस विन्यास की बात करेंगे। आइए आगे चलते हैं और पढ़ते हैं पत्तियों का कार्य। तो पत्तियों के काम क्या होते हैं? सबसे पहले श्वसन यानी कि सांस लेना। तो सांस लेती है, ऑक्सीजन ग्रहण करती है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। दूसरा भोजन निर्माण, हम पढ़ चुके हैं, ये सभी कुछ हमने पढ़ा था पादपों में पोषण के अंदर। भोजन निर्माण कैसे करती है पत्तियां? उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। सूर्य के प्रकाश में, जो सूर्य के प्रकाश को देता है ऊर्जा में और उसे संग्रहित कर लेता है पत्तियों के अंदर। तो भोजन निर्माण करती है, वाष्पोत्सर्जन करती है। इसी वाष्पोत्सर्जन के कारण सभी पौधे के भागों को पानी मिल पाता है। तो ये सारे काम हैं पत्तियों के। अब हम अगले अंग पर चलते हैं, जड़। जड़ यानी कि रूट्स हमें बहुत कम दिखाई देती है, क्योंकि वो जमीन के नीचे होती है। जब तक आप कोई पौधा नहीं फाड़ेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि इसकी जड़ कैसी है। एक पौधा होता है बरगद, जिसकी आपने जड़ें बाहर भी देखी होंगी। उससे जो नीचे लटकती हुई बेल सी जैसी कुछ लताएं होती हैं, वो उसकी जड़ होती है। आओ अब हम जाने कि जड़ों का काम क्या है। सबसे पहले जल, पानी। पानी जमीन से मिलता है, जड़ें पानी का अवशोषण करती हैं और सभी पौधे के भागों तक पहुंचाती हैं। उसके बाद पोषक तत्व। पोषक तत्व भी पौधों को भूमि से मिलते हैं। और पोषक तत्व क्या होते हैं? पानी के अंदर मिलकर घुलकर पौधे के सभी भागों तक पहुंचते हैं। तो ये काम भी किसका हुआ? जड़ों का। तीसरा काम है
स्थिरक, स्थिरक मतलब उनको स्थिर रखने वाला। तो पौधों को या पेड़ों को, वृक्षों को एक स्थान पर टिकाए रखना, उनको मजबूती देना किसका काम है? जड़ों का काम है। बिना जिसकी जड़ें कमजोर होती है उस पौधे को आप जल्दी से फाड़ सकते हैं, लेकिन एक ऐसा अमरूद का पौधा देखिए जो आपसे काफी बड़ा हो चुका है, आप उसको नहीं फाड़ पाएंगे क्योंकि उसकी जड़ें बहुत नीचे तक फैल चुकी होती है। तो जड़ें स्थिरक का काम भी करती है। तो थोड़ी सी जड़ की बात करते हैं। ऐसी जड़ जब आपने देखी होगी, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है, एक जो जड़ है वो मुख्य जड़ है, उसे हम मूसला जड़ या टैप रूट बोलते हैं। उस जड़ों में से कई अन्य जड़ें निकली हुई है जिन्हें कि पार्श्व जड़ या लेटरल रूट्स भी बोलते हैं। तो ये कुछ जड़ों के बारे में जो लगभग सभी पौधों में पाई जाती है। इसके बाद हम जड़ों के प्रकार करते हैं। तो जड़ें दो प्रकार की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स। एक है मूसला जड़ और एक है रेशेदार या झकड़ा जड़। टैप रूट जो हमने अभी पढ़ी थी, जिसके अंदर एक मुख्य जड़ आती है, उस जड़ में से उसकी और जड़ें निकलती है, फिर उन जड़ों में से और जड़ें निकलती है, उसे हम टैप रूट या मूसला जड़ बोलते हैं। फाइबर्स रूट वो होती है जब सारी की सारी जड़ें एक ही जगह से निकल रही हैं अलग अलग, उसे हम रेशेदार या झकड़ा जड़ बोलते हैं। अब मैंने आपको कहा था कि जब हम जड़ें पढ़ेंगे तो पत्तों के बारे में बात करेंगे। जो पत्ते थे जिनका विन्यास था जालिका विन्यास, उन पत्तों वाले पौधों की जड़ें आपको मूसला जड़ मिलेगी। जैसे पत्तों का विन्यास होगा वैसे ही जड़ों का विन्यास होगा। दूसरी पत्तियां हमने देखी थी समानांतर सिरा विन्यास वाली, जिसके अंदर शिराएं कहीं मिल नहीं रही थी। तो जिन पौधों की वो पत्तियां हैं उनकी जड़ें रेशेदार या झकड़ा होगी। जो जड़ें आपस में नहीं मिलती है, सब एक जगह से ही निकलती है। अब आपको क्या करना है? घास का पौधा जड़ से उखाड़ना, देखना उसकी जड़ें कैसी हैं। ठीक है, ऐसे पौधे हम जब आप विद्यालय आएंगे तब देखेंगे कि जड़ों के बारे में। कोई और पौधा उखाड़ लो जिसकी पत्तियों का विन्यास जालिका विन्यास हो, उसकी जड़ें आपको मूसला जड़ मिलेगी। तो ये हुआ जड़ों के बारे में। अब हम पौधे के अगले भाग पर चलते हैं। पौधे का अगला भाग फूल। फूल तो बहुत प्यारे लगते हैं सबको, तो मैंने आपके लिए कुछ फूलों की तस्वीरें भी लगाई है। कोशिश करिए आप सबके नाम बता पाएं। चलिए, इसके बाद हम फूलों के भाग के बारे में जानते हैं कि फूल के कौन कौन से भाग होते हैं। अब पुष्प के मुख्य भाग। पुष्प आपको पता है ना, फूल को बोलते हैं फ्लावर। फ्लावर को हिंदी में पुष्प भी बोलते हैं। तो पुष्प के दो मुख्य भाग जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, एक है पंखुड़ियां यानी कि पेटल्स, और दूसरा है बाह्यदल यानी कि सेपल्स। जो कलरफुल चीजें हैं उनको हम पंखुड़ियां बोलते हैं। जो ऐसे पत्ते हैं फूल के अंदर जो रंगीन होते हैं और नीचे पत्तों जैसी संरचना हरे रंग की जो है, उसे हम बाह्यदल बोलते हैं। और फूल खिलने से पहले जितना भी ये फूल है, ये बाह्यदल के अंदर बंद होता है जब ये कली होती है तब। तो ये पुष्प के मुख्य भाग हैं। आइए आगे चलते हैं। अब पुष्प के कुछ अंदरूनी भाग हैं, जैसे कि स्त्रीकेसर यानी कि पिस्टल और पुंकेसर यानी कि स्टेमन्स। ये पौधे के जनन में काम आते हैं। एक पौधे से जब नया पौधा बनता है, उसके जो बीज होते हैं, कुछ वैसी ही बात है। तो उन बीजों को बनाने के लिए जो भाग जरूरी होते हैं वो ये हैं स्त्रीकेसर या पुंकेसर। अब यहाँ पर देखिए, स्त्रीकेसर है वो बीच वाला जो एक डंडा आपको दिखाई दे रहा है, वो स्त्रीकेसर है। और उसके चारों ओर जो पंखुड़ियां से छोटे छोटे डंडे हैं, उससे थोड़े छोटे हैं, वो पुंकेसर है। तो फूल के अंदर स्त्रीकेसर एक है और पुंकेसर बहुत सारे होते हैं। इनके बारे में हम डिटेल में हर एक क्लास के अंदर पढ़ेंगे आगे। 7th, 8th, 9th, 10th हर एक क्लास के अंदर फूल के भाग आएंगे। पौधों के बारे में हम पढ़ेंगे, इनका जनन प्रक्रम पढ़ेंगे। तो आपको अभी से इनको ध्यान से समझना है कि पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं। ये अब थोड़ा सा काम आपके लिए कुछ अवलोकन करते हैं। आपको बहुत सारे फूल देखने हैं, अभी तोड़ना नहीं है एक भी, केवल आपको ऑब्जर्व करना है कि फूलों के अंदर कितने बाह्यदल हैं। जो मैंने हरे रंग के नीचे पत्तियां दिखाई थी ना, वो कितने हैं, क्या ये बाह्यदल आपस में जुड़े हुए हैं या अलग अलग हैं।
बाह्यदल और पंखुड़ियों का रंग क्या है, पंखुड़ियों की संख्या कितनी है, इन सब का आपको अवलोकन करना है और आगे एक सारणी आएगी उसके अंदर नोट करना है। तो ये वो सारणी है, कुछ लिखने के लिए आपके पास होना चाहिए। तो इस सारणी को आप बनाएंगे अपनी नोटबुक के अंदर, और कम से कम भी 5 या 6, और अगर 10 मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे फूलों को अवलोकन करना है, फूलों का अवलोकन करना है, फूलों को ऑब्जर्व करना है। तो सबसे पहला कॉलम है कि पुष्प का नाम, जैसे एक उदाहरण दिया गया है गुलाब, पंखुड़ियों के रंग व उनकी संख्या आपको गिनना पड़ेगा। बाह्य दल के रंग व उनकी संख्या ये भी आप गिनकर लिखिए। पंखुड़ियां जुड़ी हुई है या स्वतंत्र है, गुलाब के अंदर अलग अलग पंखुड़ियां होती है, आप देख सकते हैं। पुंकेसर स्वतंत्र है या पंखुड़ी से जुड़े हुए हैं, स्वतंत्र है, बीच के अंदर अलग से है। स्त्री केसर उपस्थित है या अनुपस्थित है, उसके फूल के अंदर जरूरी नहीं है कि हर एक फूल के अंदर पुकेसर और स्त्री केसर दोनों हो, कई फूलों में एक होता है, कईयों में दोनों होते हैं। तो आपको बताना है कि स्त्री केसर उसके अंदर है या नहीं है। तो आपको कम से कम 5 फूलों के लिए करना है, और अगर हो सके तो 10 फूलों के बारे में ये ऑब्जर्वेशन लिखनी है, क्योंकि तभी आप समझ पाएंगे कि पुंकेसर अलग अलग तरह के फूलों में अलग अलग जगह बहुत सारी बातें हैं जो आप जान पाएंगे। और फूल अगर आपने अभी देखे होंगे, अमरूद का जो पेड़ है, कुछ दिन पहले तक मैंने देखे थे कि उसके ऊपर अभी भी फूल थे। कोई भी फल लगता है वो फल से पहले फूल बनता है, तो फूल आपको बहुत मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है कि गुलाब गेंदा ऐसे ही फूल होते हैं। जो फल वाले पौधे हैं, जिसके आम लगते हैं, उनके ऊपर भी पहले फूल लगते हैं, उस फूल से बाद में वो फल बनता है। तो ढूंढिए और कीजिए। आइए आपको थोड़ा नजदीक से दिखाता हूं मैं पुंकेसर के भाग। इस फूल के अंदर देखिए, जो बीच में एक बड़ा सा आपको डंडा दिख रहा है वो स्त्री केसर है, और उसके बाहर चारों ओर 4 पुंकेसर है। पुंकेसर के ऊपर जो एक बीज जैसा आपको दिखाई दे रहा है वो है परागकोश यानी कि एंथर, और जो नीचे डंडी है जो कि बाह्य दल के पास से निकली है उसे हम बोलते हैं तंतु यानी कि फिलामेंट। तो ऐसे ही हम बात करते हैं स्त्री केसर के भागों की। देखिए स्त्री केसर जो सबसे नीचे है वो अंडाशय है, बीच में वर्तिका है, स्टाइल जिसे बोलते हैं, ऊपर है वर्तिकाग्र जिसे हम सिग्मा बोलते हैं। जो अंडाशय यानी कि ओवरी बोलते हैं, उसके अंदर बीजांड होता है जिसके अंदर बीज बनते हैं छोटे छोटे, और जब परागकोश आपस में मिलते हैं तो एक नया बीज जन्म लेता है जिसे कि हम नया पौधा उगा सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं अंडाशय के अंदर के भाग की। ये जो आपके सामने है ये अंडाशय की आंतरिक संरचना है यानी कि इनर स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। इसके अंदर बीजांड यानी कि ओव्यूल्स होते हैं। ये हमने काट कर दिखाया है इसको, साइड में से भी और बीच में से भी। आपके पास जो होगा तब आप उसको भी काट कर देख सकते हैं। कई फूलों में ये बड़े होते हैं, कई फूलों में बहुत छोटे होते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो हमने जाना पौधों के बारे में, ये सब बातें थी जो शुरू होती थी पौधे के भाग से, फिर हर एक भाग का काम क्या क्या है वो हमने पढ़ा, और फूल को थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में पढ़ा। तो धन्यवाद। इसके बाद आपको मूल्यांकन मिलेगा, आप उसे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। कोई प्रश्न या कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती है आप मुझसे पूछिएगा।